विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। ओम अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे भोपाल क्षेत्रे 2079 विक्रम संवत्सरे राजा भोजहाल कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल स्थले कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां तिथौ बुधवासरे स्वाति नक्षत्रे प्रतिनाम योगे प्रीतिनाम योगे भवनामकरणे तुला राशि स्थिते श्री चंद्रे राशि और अपना गोत्र और नाम लेकर के मध्याह्न वेलायाम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री भगवत प्रीत्यर्थम गोवर्धन पूजाम अन्नकूट पूजाम च अहम करिष्ये। गोवर्धन भगवान की कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। चंद्रमा मनसो जातश्चरो सूर्यो अजायत
कमिश्नर इस्कॉन स्वामी श्री गौरांगदास प्रभु जी। उधर चलो। तो गोवर्धन पूजा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। विश्वास सारंग भी इस दौरान मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी सहित मंत्री हरदीप सिंह डंग भी करने का सीधा तरीका बताते। अरे वो कुछ भी नहीं करने लग रहा है। श्री अनिरुद्ध मुखर्जी जी, अपर मुख्य सचिव पशुपालन श्री जीएन कंसोटिया जी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद श्री जितेंद्र जामदार जी, श्री विभाष उपाध्याय जी, माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी, आप सभी की आदरणीय उपस्थिति मंच पर अपेक्षित रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के पश्चात दीप प्रज्वलन के उपरांत हम आप सभी को आदर के साथ आमंत्रित करेंगे मंच पर। इसके अलावा जितने भी हमारे माननीय तो गोवर्धन पूजा पर सीएम हाउस में ये कार्यक्रम रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान देंगे। पर्यावरणविद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम हाउस में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम रखा गया है। तो गोवर्धन की पूजा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग, विधायक कृष्णा गौर, उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहीं। गोवर्धन पूजा के दौरान भारतीय संस्कृति की झलक भी हमें देखने को मिली। परंपरा अनुसार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गोवर्धन की पूजा अर्चना की और इस बार गोवर्धन पूजा खास भी होने जा रही है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान अपना संदेश देंगे। जनता के नाम
जाहिर सी बात है, इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों से भी अपील करेंगे कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें और अपील भी करेंगे जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान हर एक दिन पौधा लगाते हैं, लोगों से भी अपील करते हैं। पर्यावरण विदों के साथ ये गोवर्धन पूजा सीएम शिवराज सिंह चौहान की। तो सीएम हाउस में ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है, गोवर्धन पूजा कार्यक्रम अब से। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे बीच में आगमन हो चुका है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि गवर्निंग बॉडी कमिश्नर इस्कॉन स्वामी श्री गौरांग दास प्रभु जी का, माननीय सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी का, माननीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह डंग साहब का, हमारे बीच में मौजूद सभी विभूतियों का हम बहुत आत्मीयता पूर्वक आज के इस गोवर्धन उत्सव, गोवर्धन की प्रकृति पूजा के उत्सव में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम विनम्र आग्रह करेंगे, हमारे बीच में मौजूद माननीय स्वामी श्री गौरांग दास प्रभु जी से, माननीय मंच से हम आग्रह करेंगे कि कृपया मंच के समक्ष आकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंच पर मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों से विनम्रतापूर्वक आग्रह कि आप मंच के समक्ष आकर कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय देवी सज्जनों, गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का उत्सव है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच में मौजूद विशिष्ट अतिथि गवर्निंग बॉडी कमिश्नर इस्कॉन स्वामी श्री गौरांग दास प्रभु जी, हमारे बीच में मौजूद आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी, हमारे बीच में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष तथा माननीय सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय पर्यावरण श्री हरदीप सिंह डंग जी, माननीय मंत्री महोदय वन श्री विजय शाह जी, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक गोविंदपुरा श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी और श्री विभाष उपाध्याय जी, कार्यपालक निदेशक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद श्री धीरेन्द्र पांडे जी सभी मौजूद हैं। सबके कर कमलों से दीप प्रज्वलन के पश्चात आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। अब सभी विभूतियां सादर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए मंच की ओर। आदरणीय देवी सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आज गोवर्धन पूजा का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन लाइफ को साकार करने के लिए किया जा रहा है। ये एक जीवन शैली में परिवर्तन लाने का विनम्र प्रयास है, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आज अपने उद्बोधन में आपको विस्तार से बताएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको ज्ञापित किया था। अंकुर अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी लंबे समय से रोज वृक्षारोपण करते हैं और उनके इस पुनीत कार्य में बहुत सारी संस्थाएं और व्यक्ति योगदान देते हैं। इन संस्थाओं के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनका भी आज के गोवर्धन पूजा उत्सव में यहाँ इस सभागार में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आज हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद हैं स्वामी गौरांग दास प्रभु जी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के गवर्निंग बॉडी कमिश्नर हैं स्वामी गौरांग दास प्रभु जी। आईआईटी मुंबई से बीटेक श्री गौरांग दास प्रभु जी, आप स्वामी राधानाथ जी द्वारा मुंबई में इस्कॉन द्वारा स्थापित मुंबई गोवर्धन इको विलेज के डायरेक्टर हैं। गोवर्धन इको विलेज ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2017 में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO के पुरस्कार सहित 36 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के लिए अर्जित किए हैं। गौरांग दास प्रभु जी UNEP के फेथ एंड अर्थ काउंसलर हैं। इंडियन क्लीन बिल्डिंग काउंसलिंग IGBC ने ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट में आपके योगदान को देखते हुए आपको IGBC के फेलो के तौर पर मान्यता दी है। वैदिक ज्ञान के व्यावहारिक प्रसार में स्वामी गौरांग दास जी प्रभु जी एक प्रेरणादायी वक्ता के तौर पर ग्लोबली यानी वर्ल्ड वाइड प्रतिष्ठित हैं। इस्कॉन और स्वामी गौरांग दास जी की मौजूदगी में एक बहुत ही आत्मीयता की जानकारी ये है कि कल UK के नवनियुक्त प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक जी ने अपना कार्यभार ग्रहण करने से पहले लंदन स्थित इस्कॉन के मंदिर में प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और अपनी कर्तव्य पूर्ति के लिए आशीर्वाद की कामना की।
स्वामी गौरांगदास जी की विनम्र उपस्थिति इसी बात को रेखांकित करने के लिए यहाँ है कि हम जो भी करें ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर करें और प्रकृति से संघर्ष करने के लिए हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन प्रकृति को मित्र मानकर उसको आराध्य के रूप में अपने जीवन में स्थापित कर जीवन यापन की पद्धति को स्वीकार करने में है। इसी संदेश के साथ आज बहुत ही आदरणीय उपस्थिति हमारे बीच में है स्वामी गौरांगदास जी की। हम माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मध्य प्रदेश की ओर से मंच पर उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आइए बहुत बहुत स्वागत तालियों से करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करेंगे हमारे बीच में मौजूद स्वामी श्री गौरांगदास प्रभु जी का। अंगवस्त्रम तथा पर्यावरण का संदेश देता एक पौधा। बहुत बहुत स्वागत आपका मध्य प्रदेश में स्वामी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए माननीय पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश श्री हरदीप सिंह डंगी से विनम्र आग्रह है। माननीय मंत्री जी के उपरांत माननीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद श्री विभाष उपाध्याय जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री विभाष उपाध्याय जी माननीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। जी सर, जी सर, बैठिए बैठिए। सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत। जी माननीय मंत्री महोदय सब। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, हरदीप सिंह डंग मौजूद हैं मंच पर और अब से थोड़ी देर बाद उनका उद्बोधन भी होगा। संदेश वो देंगे पर्यावरण संरक्षण को लेकर। मंत्री रामखेलावन पटेल भी मंच पर मौजूद हैं। ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग भी मंच पर मौजूद है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे। काफी ज्यादा खास ये कार्यक्रम हो जाता है क्योंकि पहले गोवर्धन पूजा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की, उसके बाद पर्यावरण को लेकर उनका ये उद्बोधन रहेगा। कार्यक्रम में पर्यावरणविद भी मौजूद हैं जिनको संबोधित भी करेंगे। जनता के नाम संदेश भी सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे। देखिए, सभी को एक एक पौधा भी भेंट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार जैसा कि हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी ज्यादा सजग है। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अभियान भी चलाते रहते हैं, चाहे वो अंकुर अभियान हो या फिर हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान। कोशिश यही रहती है कि पर्यावरण को बचाया जा सके। पर्यावरण को लेकर ही लगातार वो प्रयास भी करते हैं। पावन बेला पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर आयोजित प्राकृतिक एवं प्रतिकृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हमारे बीच में जन जन के लाडले परम सम्मानीय जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब यहाँ पर पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयामों के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी नए प्रतिमान गढ़ रहा है। यह कार्यक्रम श्री माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से ही आयोजित किया जा रहा है। ऐसे यशस्वी, लोकप्रिय एवं पर्यावरण प्रेमी जन नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए आज हमारे बीच में स्वामी जी पधारे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जोरदार ताली बजाकर स्वामी जी का स्वागत करें। आदरणीय हमारे बीच में मंत्रीगण यहाँ पर, और सबसे गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा हमारे बीच में हैं। आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय सारंग साहब जो माननीय मंत्री जी हैं, आपका भी स्वागत। शाह साहब जो मंत्री जी हैं, आपका भी स्वागत। पटेल साहब आपका भी स्वागत है। उपाध्यक्ष जी आपका भी स्वागत है। और हमारे बीच में जो कसोटिया जी जो हमारे, और मुखर्जी हमारे यहाँ पर प्रमुख सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, उनका भी स्वागत। वर्चुअल से जुड़े सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सभी साथियों और यहाँ पर पधारे सभी आशीर्वाद दाता बंधुओं। गोवर्धन पूजा, गोवंश और पशुओं के हमारे
जीवन को रेखांकित करता है एवं संपूर्ण जीवन जगत में शांति और जीने दो और जीने का नारा अगर किसी ने मंत्र दिया है तो मानिए हमारे परम पूज्य हमारे भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। जन्मभूमि स्वर्गदीप गरेसी, मतलब मित्र धन्य दान आदि का संसार में बहुत अधिक सम्मान है, किंतु माता और मातृभूमि के स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। जहाँ में जिसमें अपने जन्म लिया है, जहाँ हम पले बड़े हैं, हमने पूरा जीवन निकाला है, हम सबके बारे में इतना सोचते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि जिस मातृभूमि पे भारत माता के बारे में सोचें, उसको स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए हम जितना प्रयास करें उतना ही कम है। इस भारत माता की सुंदरता पेड़ों और पौधों से है। साफ सफाई स्वच्छता के बारे में हम सब आग्रह करते हैं कि हम हमारे पूरे जीवन में कुछ समय निकालकर कुछ ना कुछ जरूर करें। हमारा कर्म भी है और हमारा धर्म भी है। हम सब जानते हैं कि आज विश्व में मानव जनित कारणों के कारण पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पर्यावरण की समस्या प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित है। प्राकृतिक संसाधनों के खिलवाड़ एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम अधिक से अधिक रूप में प्राकृतिक साधनों का दोहन करने लगे हैं, जिसके कारण संसाधनों की कमी हुई है। वहीं नदी, तालाब एवं वायु प्रदूषित हुए हैं। कचरे की समस्याओं से गांव शहर त्रस्त हुए हैं। पर्यावरण की गंभीर समस्या तथा जलवायु परिवर्तन एवं अवलंबनीय वर्षा और वायु प्रदूषण, धरती का गर्म होना, जैव विविधता का विनाश इत्यादि महत्वपूर्ण है। पर्यावरण विभाग की समीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए कि शहरों का रैंकिंग ग्रीन सिटी के रूप में किया जाए, और मुझे गर्व है कि हमने 16 शहरों की रैंकिंग चालू कर दी है, जिसमें वहां पर वृक्षारोपण, बैटरी वाहनों का उपयोग, सौर ऊर्जा से अधिक उपयोग, जल संवर्धन, वायु प्रदूषण नियंत्रण हमारे प्रशंसनीय कार्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से अंकुर ऐप पंजीयन का प्रारंभ किया गया है। 16 माह में 16 लाख लोगों के अंकुर ऐप पर पंजीयन कराया गया तथा 16 लाख व्यक्तियों ने, किसी ने 2, किसी ने 3, करीब 37 लाख वृक्षों को उनका फोटो अपलोड करके यहाँ शासन को भेजा गया है। राज्य शासन प्रदेश में नदी, तालाबों, वनों, प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण के प्रतिबद्ध है। हाल में हमने प्रदेश में 3 तालाबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। हम सभी को कार्यक्रम में हम सब आपके यहाँ पर पधारने पर आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अपन को ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मेरे पास लेक्चर लंबा है, पर मैं चाहता हूँ कि इसको शॉर्टकट करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इतने यहाँ विद्वान बैठे हैं, इनकी बात अगर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। पुनः आपको दीपावली, भाई दूज और आज गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह डंग जी। अब हम आपको एक छोटी सी फिल्म दिखा रहे हैं जिसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधी हमारी कोशिशें शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से ये कहा था, गोवर्धन पूजा सही अर्थों में पर्यावरण की पूजा है, प्रकृति की पूजा है। उन्हें ब्रजवासियों से कहा था कि गोवर्धन पर्वत जो गौओं को घास देता है और जिसके जंगल लोगों को जीवन देते हैं, इसलिए पूजा करना है तो गोवर्धन पूजा करो। और वही परंपरा आज तक भारत में जारी है। गोवर्धन पूजा मतलब पर्यावरण की रक्षा। प्रकृति पूजा ही धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ सकती है। गिली गिली सी मिट्टी, पत्ती, टहनी शाखें और जोर से चमके सूरज की चमकान, भीनी भीनी सी खुशबू और महकी मस्त फिजाएं, नेचर से ही फ्यूचर की है पहचान। उम्मीद का घड़ा जन जन से है जुड़ा है वादा, स्वच्छ इंडिया बनाएंगे। वृक्षों का सिलसिला यूं आगे बढ़ चला
अब रोज हम पौधा लगाएंगे। तो जागो 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 मध्य प्रदेश, हरा भरा जीवन जगाने का है उद्देश्य। तो जागो 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 मध्य प्रदेश, भारत का गौरव बनेगा मेरा मध्य प्रदेश। मां नर्मदा शिप्रा की जहां निर्मल धारा है, उस भूमि पर हरियाली संकल्प हमारा है। कान्हा से कूनो तक जो उद्यान सारा है, उस वन में जंतु पक्षी क्या खूब नजारा है। पर्यावरण विकास हो क्यों न साथ साथ, हमारा हम कर्तव्य निभाएंगे। हो प्रकृति सी मिठास, सतयुग का हो प्रयास, इस धरती को हम स्वर्ग बनाएंगे। तो जागो 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 मध्य प्रदेश, हरा भरा जीवन जगाने का है उद्देश्य। तो जागो 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 मध्य प्रदेश, भारत का गौरव बनेगा मेरा मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के शहरों को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर तथा माननीय पर्यावरण मंत्री जी के प्रयासों से शुरुआती तौर पर 16 नगर निगमों में 5 पर्यावरणीय मानकों के आधार पर ग्रीन रैंकिंग की शुरुआत सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के तौर पर मध्य प्रदेश में की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि रिमोट के जरिए पट्टिका का अनावरण कर प्रदेश में इस ग्रीन सिटी इंडेक्स की शुरुआत करें। आदरणीय देवी सज्जनों, 16 नगरीय निकायों में परस्पर प्रतिस्पर्धा एवं रैंकिंग करने हेतु ग्रीन सिटी इंडेक्स की शुरुआत, इसमें 5 मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं, जिसमें नगरीय क्षेत्र में निकायों के अधीन सिटी पार्क के लिए 30 अंक, नगरीय क्षेत्रों में वन मंडल के अधीन शहरी वन क्षेत्र के लिए 10 अंक, नगरीय क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पर 30 अंक, नगरीय क्षेत्रों में नवकरणीय ऊर्जा पर 10 अंक और नगरीय क्षेत्रों में हरित परिवहन के प्रयासों पर 20 अंक दिए जाएंगे। इस तरह जो क्यूमुलेटिव नंबरिंग होगी उसके आधार पर हमारी ग्रीन सिटी इंडेक्स में मार्किंग एंड नंबरिंग होगी और कोशिश ये होगी कि हम एक पर्यावरण हितैषी जीवन शैली को स्वीकार करते हुए और उसके साथ जीवन को आगे जी सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से आज मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की है। हमने बहुत आदरपूर्वक आज के कार्यक्रम में स्वामी गौरांग दास प्रभु जी को आमंत्रित किया है। अब बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह है कि आप आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पे स्थित सभी माननीय सभासद, उपस्थित श्रोतागण, देवियों और सज्जनों, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में गिरिराज गोवर्धन के विषय में गोपियां वर्णन करती हैं। हंताय मद्रिय बला हरिदास वर्य। ये गोवर्धन गिरिराज भगवान श्री कृष्ण के न केवल स्वरूप हैं लेकिन उनके दासों में श्रेष्ठ हैं। क्यों? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, क्योंकि निरंतर वो कृष्ण और बलराम के लीलाओं में सहायक बनते हैं। किस प्रकार से? मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, गायों को, गोवत्सों को, ग्वाल बालों को, संपूर्ण ब्रज को हर प्रकार से पर्यावरण संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं। और किस प्रकार की सेवाएं? पानी यसु यवस कंदर कंदमूल, जल, वृक्ष, लताएं, कंदराएं, हर प्रकार से जो कुछ भी ब्रज भूमि को आवश्यक हो वो गोवर्धन गिरिराज प्रदान करते हैं। गोवर्धन शब्द में गो आता है और संस्कृत में गो का अर्थ होता है गाय, गो का अर्थ होता है इंद्रियां और गो का एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ होता है पृथ्वी। तो गोवर्धन अर्थात हर दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण और
ब्रज भूमि को संवर्धन करे। प्रसंग जब आता है कि नंद महाराज इंद्र की पूजा करते हैं, प्रतिवर्ष कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से इंद्र पूजा की प्रथा चलती आ रही थी। श्री कृष्ण ने उस इंद्र पूजा के विषय में अपना विचार व्यक्त किया और कहा कि इंद्र की पूजा न हो, गोवर्धन की पूजा हो। और जब नंद महाराज और श्री कृष्ण के बीच एक संवाद आरंभ हुआ, तब श्री कृष्ण ने नंद महाराज को पूर्ण रूप से आश्वासन कराया कि अगर हम लोगों के समाज में, किसान समाज में अगर गोवत्सों की और गौओं की सेवा प्रधान है, तो गायों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर घास है, तो घास के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ आवश्यक है वर्षा। और अगर हम इस वर्षा के विषय में विचार करें और घास के विषय में विचार करें, तो गोवर्धन सबसे अधिक जल और घास हमें प्रदान करता है। इसलिए पिताजी, मेरी इच्छा है कि हम गोवर्धन गिरिराज की पूजा करें। तो कई वर्षों की ये चलती हुई संप्रदाय को बदलते हुए नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ब्रजवासियों ने मिलकर जितनी भोग की सामग्री इंद्र की पूजा के लिए तैयार की थी, वो संपूर्ण भोग की सामग्री गोवर्धन गिरिराज की सेवा में लगा दी। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि इंद्र बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने संपूर्ण ब्रज के ऊपर घमासान आक्रमण किया। जब हम पर्यावरण की चर्चा करें, पर्यावरण में सर्वप्रथम अगर चर्चा का विषय होना हो, वो है हमारा आंतरिक पर्यावरण, अर्थात हमारी चेतना, हमारा मन। और इंद्र श्री कृष्ण के सेवक होते हुए भी अचानक उनके हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदूषण उत्पन्न हो गया था, जिसको कहते हैं अहंकार। और जब आंतरिक पर्यावरण प्रदूषित हो, तत्पश्चात धीरे धीरे वही प्रदूषण बाहरी पर्यावरण के रूप में प्रकट होता है। जो जल इतना पूजनीय है, जो जल इतना विशिष्ट रूप से हम सभी की सेवा में आता है, उस जल का प्रयोग इंद्र ने हथियार के रूप में किया, क्योंकि इंद्र के हृदय के अंदर वो अहंकार हावी हो गया था। आज पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज के विषय में चर्चा हो रही है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के विषय में वर्णन किया और आज हम देखते हैं कि पिछले 100 वर्षों के अंदर 1900 लेके 2000 के बीच हमारी विश्व की संख्या भले 3 गुना बढ़ गई हो, जनसंख्या 3 गुना बढ़ गई, लेकिन जो जल की आवश्यकताएं हैं वो लगभग 6 गुना बढ़ चुकी हैं। लोगों के हृदय में हर प्रकार के भोग और प्रकृति को शोषण करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। प्रति सेकंड इस विश्व में 6 लोगों का जन्म हो रहा है और 3 मनुष्यों की मृत्यु हो रही है। 1800 में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग जो थी 100 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ होने के लिए 1930 तक चला। 1930 से 1960 तक जनसंख्या 300 करोड़ पे आई। 1975 में 400 करोड़, 1989 में 500 करोड़ और फिर 99 में लगभग 600 करोड़ होने के बाद आज 760 करोड़ के ऊपर विश्व की जनसंख्या चल रही है। 2050 तक लगभग 1000 करोड़ होने की संभावना है। इसलिए हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में पर्यावरण की अगर समस्या का समाधान करना हो तो इसके 3 पहलू गोवर्धन की लीला से हम सीख सकते हैं। सबसे पहले पहलू है नम्रता। क्या मनुष्य प्रकृति के शोषण के लिए है या प्रकृति की सेवा के लिए है? क्या हम भोक्तापन के अभिमान के साथ जीवन जीना चाहते हैं
या सेवा भाव के साथ। इंद्र के हृदय में जो अहंकार था उसका दमन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरिराज को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर लेकर कर दिया। तब तक इतिहास में हमेशा वज्र पर्वत के ऊपर हावी रहा, विजयी रहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के संपर्क मात्र से इतिहास में प्रथम बार पर्वत वज्र को पराजित किया, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से, भगवान श्री कृष्ण के हस्ताक्षेप से। तो इसलिए ह्यूमिलिटी या नम्रता, ये लैटिन का एक शब्द है ह्यूमस, उससे प्रकट होता है, और ह्यूमस शब्द का अर्थ होता है सॉइल या मिट्टी। जब हम मिट्टी में कोई बीज डालेंगे तब जाकर वो अंकुरित होगा जल के संस्पर्श में। उसी प्रकार हमारा हृदय जब तक एक उर्वर भूमि विनम्रता से भरपूर न हो तब तक कोई भी सद्गुण उसमें प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों मनुष्य समाज के लिए बड़ा अनिवार्य है। आज अर्वाचीन समाज में क्योंकि भोग की प्रवृत्ति और प्रकृति को शोषण करने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई, 5 प्रकार के भ्रांत धारणाएं बड़ी श्रेष्ठ चल रही हैं। पहला, मनी कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, धन से सुख की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा, टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग वेलबींग, या टेक्नोलॉजी से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। वेपन्स कैन ब्रिंग सिक्योरिटी, अस्त्रों से हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इन सभी में कुछ तथ्य है, लेकिन इसके कारण जो चेतना उत्पादित हो रही है, उसके कारण जो चौथा और 5वां परिणाम है, ये घातक है। और चौथी भ्रांत धारणा क्या है? दैट द अर्थ इज द सोर्स ऑफ ऑल ऑफ आवर एंजॉयमेंट। जो भी भोग के लिए हमें चाहिए सामग्री, वो सब पृथ्वी से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे घातक 5वां मुद्दा वो ये कि दैट द अर्थ कैन बिकम द प्लेस फॉर गार्बेज। हमारे हर प्रकार के कूड़ा और वेस्ट के लिए पृथ्वी का प्रयोग किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस, जो कि पिछले कई वर्षों से प्रयत्न कर रहा है, उसका एक विंग है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो लगभग 5-6 वर्ष पूर्व यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक विशेष प्रकल्प आरंभ किया जिसका नाम है फेथ फॉर अर्थ। अर्थात जितने विश्व में विभिन्न धर्म गुरु हैं, अलग अलग धर्मों में, भले वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, जूइश हो, हिंदू हो, उन सभी धर्म गुरुओं से यूनाइटेड नेशंस ने निवेदन किया कि हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो 2030 का एजेंडा है, उसको अगर विश्व को कायम करना हो तो वो तभी संभव हो सकता है जब तक प्रत्येक मानव अपने जीवन में आत्म संयम निर्धारित करे। डिसिप्लिन इज द फ्यूजन ऑफ इंटेंशन विथ एक्शन। जब तक प्रत्येक व्यक्ति संकल्पबद्ध न हो कि मैं अपनी आदतों को नियंत्रित करूं, तब तक ये पर्यावरण की समस्या समाधान नहीं हो सकती। इसके अंतर्गत उन्होंने फेथ फॉर अर्थ प्रोग्राम आरंभ किया और गोवर्धन इको विलेज, जो कि इस्कॉन का एक प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत हमें फेथ फॉर अर्थ काउंसलर के रूप में नियुक्त किया, जिससे कि न केवल हम धर्म का प्रचार करें, गीता भागवत का ज्ञान लोगों में बांटें, लेकिन इन सभी के साथ लोगों के बीच हम पर्यावरण संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत करें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने ऐसे राजकीय स्तर पर गोवर्धन पूजा जैसा एक ऐतिहासिक महोत्सव यहां पर भोपाल में आयोजित किया। मैं आपका इसका बहुत साधुवाद करता हूं। संपूर्ण इस्कॉन के हजारों लाखों विश्व के भक्तों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आज पर्यावरण की समस्या बहुत अधिक तीव्र हो गई है। 2016 का ये स्टैटिस्टिक्स है। दिल्ली एनसीआर में जितनी गाड़ियां हैं, कार्स और ट्रक्स इत्यादि मिलाकर लगभग 100 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल
की खपाई देखी गई। अगर उसे जलाना हो तो 15 गुना ऑक्सीजन अर्थात 1500 करोड़ लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और इतना ऑक्सीजन चाहिए तो लगभग 60 करोड़ पेड़ों का एक वन चाहिए। उसके लिए 47,000 स्क्वायर किलोमीटर के वन की आवश्यकता है, और दिल्ली एनसीआर केवल 1400 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर लोगों के मन में सफलता का मापदंड यही हो कि हम और अधिक जीवन में अपनाएं, प्राप्त करें और भोगवाद बढ़ता रहे, तो प्रकृति के ऊपर शोषण चलता चला जाएगा। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैं एक व्यक्तिगत नागरिक के रूप में क्या कर सकता हूं, हम तो यूएन के कोई सदस्य नहीं हैं, हमारा तो पर्यावरण मंत्री मंडल के साथ कोई संपर्क नहीं, हम एक सामान्य नागरिक कैसे पर्यावरण में परिवर्तन ला सकते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइफ का प्रकल्प आरंभ किया, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत हर भारत का नागरिक इसमें योगदान दे सकता है। उदाहरण के तौर पर हम सभी अपने जीवन में प्रतिदिन 3 चीजों का उपयोग अवश्य करते हैं: साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट। तो इसी का उदाहरण को लेकर मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि पूरे भारत भर में प्रतिवर्ष लगभग 74 करोड़ किलो साबुन उपयोग होता है, और इसे खपाने के लिए लगभग 14 ट्रिलियन लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर शैम्पू को देखा जाए तो लगभग 20 करोड़ किलो शैम्पू प्रतिवर्ष खपता है, जिसके लिए 0.1 ट्रिलियन लीटर जल आवश्यक होता है। और अगर टूथपेस्ट का उपयोग देखें तो लगभग 22 करोड़ किलो टूथपेस्ट प्रयोग होता है, जिसके लिए 0.4 ट्रिलियन लीटर जल उपयोग होता है। तो ये जल का उपयोग अगर हम इन तीनों को एक साथ लाएं तो 14.5 ट्रिलियन लीटर जल केवल शैम्पू, टूथपेस्ट और साबुन में प्रयोग हो जाता है। और ये जल जो हम खपा रहे हैं प्रतिवर्ष, ये 463 लोगों के लिए, 463 बिलियन लोगों के लिए ये वास्तव में जल बन सकता है, जिससे वो अपनी प्यास बुझा सकें। तो भोजन के विषय में आज पूरे विश्व में कितनी बड़ी समस्या चल रही है कि 83 करोड़ लोग प्रतिदिन भूखे पेट रात को विश्राम कर रहे हैं। 23 ऐसे देश जहां पर युद्ध चल रहा है, वहां पर 10 करोड़ से ऊपर लोग भूखे जा रहे हैं। एनर्जी में अगर हम देखें तो 1990 से लेकर 2019 के बीच 33 गीगा टन एनर्जी की बढ़ोतरी हुई। लगभग 64% ऊर्जा हम अधिक खपा रहे हैं। जल जो कि जीवन माना गया है, और पूरे गोवर्धन लीला में सबसे अधिक अगर लीला हुई तो जल का ही प्रभाव हमने देखा। लगभग 77 करोड़ लोग पूरे विश्व भर में प्रदूषित जल का उपभोग कर रहे हैं। 170 करोड़ लोग पूरे विश्व भर में बिना उचित टॉयलेट के फैसिलिटी के हैं। 26 करोड़ महिलाओं को प्रतिदिन 26 करोड़ घंटे लगते हैं केवल जल के साधन ढूंढने के लिए पूरे विश्व भर में। हर 2 मिनट एक बच्चा प्रदूषित जल के कारण उसकी मृत्यु होती है, और डायरिया बच्चों के मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। 2060 बिलियन डॉलर इतना लॉस केवल जल प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष हो रहा है, और 2025 तक विश्व के लगभग 50% जनसंख्या अनुचित जल के परिस्थिति में रहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अफ्रीका जैसा एक पूरा कॉन्टिनेंट, वहां पर लगभग 4000 करोड़ घंटे लगते हैं केवल जल को ढूंढने में। जो घर घर पे पाइप्स के माध्यम से आपके नल में जल आता है, आपको जानकर हैरानगी होगी कि लगभग 50% जल उसमें लीक्स के रूप में चला जाता है। हमारे शरीर में 70% जल है, और पूरे विश्व में हम देखो तो नदियां और तालाब को देखकर आपको लगेगा जल तो सर्वव्यापी है, लेकिन फ्रेश वाटर अगर देखो, जो कि एक
नमकीन पानी है जो कि हमारे समुद्रों के अंदर है। 97.5% पूरे विश्व का जल वो समुद्र का जल है, नमकीन जल है। केवल 2.5% जल ही फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है। ये 2.5% में लगभग 99.7% जल केवल ग्लेशियर के अंदर और ग्राउंड वाटर के अंदर पाया जाता है। केवल 0.3% जल ही आपको रिवर्स, नदी, जलाशय के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए टोटल भले 1.1 क्वाड्रिलियन एकड़ फीट फ्रेश वाटर हो, लेकिन उसमें केवल 7 बिलियन एकड़ फीट ही आपके पास यहां पर फ्रेश वाटर के रूप में उपस्थित है। इसलिए जब एक ग्लास जल हम लें, हमेशा इस बात को याद रखें, जो कि गोवर्धन पूजा से दूसरी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को देते हैं, वो है कृतज्ञता। कि इंद्र को तो नम्रता की शिक्षा दी, ब्रजवासियों को कृतज्ञता की शिक्षा दी कि छोटे से बच्चे को अगर एक ग्लास पानी कोई दे तो माता पिता उसे सिखाते हैं कि बेटा जैसे ही कोई आपको जल का एक ग्लास दे, शिष्ट व्यवहार यह है कि हम उसे कहें धन्यवाद। इसलिए जो हमें यहाँ पर जल प्राप्त हुआ है, वायु प्राप्त हुई है, आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि WHO के प्रमाण के अनुसार 99% पूरे विश्व की जनसंख्या प्रदूषित वायु को उपभोग कर रही है। और प्लास्टिक पूरे विश्व भर में इतना हावी हो गया है कि लगभग आज देखा जाए तो हर मिनट एक आयोवा ट्रक भर के प्लास्टिक हम पर्यावरण प्रदूषित करते हुए समुद्र में पटक रहे हैं। और लगभग उस सभी प्लास्टिक को ट्रक्स के अंदर डालकर पूरे पृथ्वी के चारों तरफ लाइन अप किया जाए तो 24 बार पृथ्वी को हम घुमा सकते हैं। आज अमेरिका जैसे राष्ट्र में 16,000 गोल्फ कोर्स हैं। एक गोल्फ कोर्स में 90 राउंड खेला जाए तो एक राउंड में लगभग 3,500 गैलन जल प्रयोग होता है। तो केवल गोल्फ कोर्स मात्र में ही 5 बिलियन गैलन जल चला जाता है, जो कि थाईलैंड जैसे एक जगह के लिए 60,000 गांव के लिए वो पानी बन सकता है। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से ब्रजवासियों को शिक्षा दी, अरे गोवर्धन आपको जल दे रहे हैं, पानी, सूय वस, कंदर, कंद मूल, ये सभी गोवर्धन गिरिराज इतने प्रेम से आपको दे रहे हैं। इसलिए गोवर्धन गिरिराज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में ब्रजवासियों ने गोवर्धन गिरिराज को अपना स्वामी स्वीकार किया, कृतज्ञता व्यक्त की। और भविष्य की पीढ़ी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा हमेशा के लिए हम सभी इस मानव समाज में मना सके इसलिए अपना लिया। और जैसे लाइफ प्रोग्राम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि हमें अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाना है। जर्मनी के मेरे एक मित्र भारत आए, उडुपी रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे थे, पहली बार भारत आए थे, उनको भारत के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। उडुपी रेस्टोरेंट में उनको इडली, डोसा, सांबार खिलाया गया केले के पत्ते के ऊपर। और हमको तो पता ही है कि केले के पत्ते पे हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन उनके लिए ये पहला अनुभव था। केले के पत्ते पे वो इडली, डोसा, सांबार सब खाने के बाद जब पूरा भोजन खत्म कर लिया तो वो केले के पत्ते को देखकर समझ नहीं पाए क्या करना है, उस केले के पत्ते को भी खाने लगे। बाहर जाते समय मैनेजर ने पूछा कि भोजन कैसा था, तो ये जर्मन ट्रैवलर ने कहा कि भोजन अच्छा था, सलाद थोड़ा कड़क था। तो उनको लगा कि ये एक सलाद ही था। तो वास्तव में आप देखो, हमारी भारतीय वैदिक सभ्यता, संस्कृति और धरोहर के अंतर्गत प्रकृति के प्रति भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। प्रकृति को भगवान का ही विस्तारित स्वरूप और उनकी ऊर्जा के रूप में स्वीकार करने के लिए हर प्रकार के संस्कार दिए गए हैं। और कितने विभिन्न प्रकार के पूजाओं के माध्यम से हम प्रकृति का सम्मान करते हैं। मैं मध्य प्रदेश प्रशासन को भूरी भूरी धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को साधुवाद देता हूं कि आज आपने
इतना सुंदर विशेष सामाजिक नेतृत्व का एक प्रदर्शन दिया और हम सभी को, पूरे नागरिकों को, पूरे मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को गोवर्धन पूजा में एक विस्तृत रूप में सम्मिलित होकर भगवान श्री कृष्ण के उस 5000 वर्ष पूर्व मनाए गए गोवर्धन पूजा के स्मरण में प्रकृति के सम्मान की एक शिक्षा दी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी श्री गौरांग दास प्रभु जी, UNEP के फेथ एंड अर्थ काउंसलर तथा गवर्निंग बॉडी कमिश्नर इस्कॉन। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन लाइफ को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश में पर्यावरण मित्र जीवन शैली के प्रति आज अपने आग्रह को रेखांकित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। आज सौभाग्य से अभी जिन्हें हम ध्यान से सुन रहे थे, हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करने पधारे स्वामी गौरांग प्रभुदास जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई BD शर्मा जी, हमारे इस विभाग के मंत्री पर्यावरण जिनके पास है, आज वो समझ रहे होंगे कि विभाग कितना महत्वपूर्ण है, भाई हरदीप सिंह डंग जी, हमारे वन मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई श्री विश्वास सारंग जी, हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भाई राम खिलावन पटेल जी, विभास जी, जितेंद्र जामदार जी, कंसोटिया जी। मुझे कहते हुए आनंद है कि हमारे कई पर्यावरणविद आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं एक एक नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनके साथ उनका यहाँ हृदय से स्वागत कर रहा हूं। और ये कार्यक्रम केवल भोपाल में नहीं है, आप सामने देख रहे हैं अलग अलग स्थानों पर पर्यावरण प्रेमी जिनने कुछ ना कुछ योगदान किया है। अच्छा, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से कितनों ने मेरे साथ पेड़ लगाए, जरा हाथ उठाएं। तो इनमें से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ पेड़ लगा चुके हैं, क्योंकि मैं रोज पेड़ लगाता हूं। तो यहां जो बैठे हैं वो ऐसा नहीं है। और जो अलग अलग सुन रहे हैं, अंकुर अभियान के अंतर्गत 61 लाख पेड़ जन्मदिन पर या किसी खुशी के अवसर पर लगा चुके लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश के पर्यावरण प्रेमी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन पूजा के इस पावन पर्व पर ऐसे सभी प्रिय बहनों, भाइयों, मेरे सभी बेटे बेटियों, मुझे सबसे पहले मैं आपको दीपावली के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और अपने यहां दिवाली एक दिन नहीं चलती, अभी तो दिवाली चल रही है, 11 तक चलेगी। और हर एक दिन का अपना अलग महत्व है। मैं दीपमाला अपने जलाई, उसके बाद आज गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा शहरों में भले ही कम दिखती हो, लेकिन हम लोग जो गांव के रहने वाले हैं, आज हर घर में गोधन मैया बनी हुई, कहीं गोवर्धन कहते हैं, कहीं गोधन कहते हैं, अलग अलग कहते हैं, और गोवर्धन मैया की पूजा करते हैं। जब हम बचपन में छोटे थे तो गांव में भी बच्चों को ही भेजा जाता था, जाओ फलानी फलानी चीज लेके आओ, गोधन मैया में लगाना है। तो हम जाते थे, बीड़ होती थी पहले, बीड़ का मतलब पड़द भूमि, जहां वनस्पतियां होती थी, घास होता था, पेड़ होता था। किसान पूरी जमीन पे खेती नहीं करता था, अपने गाय के लिए, बैल के लिए, अपने पशुओं के लिए वो पड़द भूमि छोड़ता था ताकि उनको घास मिल सके। और जिसको आज हम कह रहे हैं ग्रीन बेल्ट, हरित पट्टी, वो स्वाभाविक रूप से हरित पट्टी हुआ करती थी। हम वहां जाते थे, अलग अलग तरह की वनस्पतियां जो हमको बताते थे वो लेके आते थे और गोधन मैया को सजाने का काम करते थे। तो ये गोवर्धन उत्सव किसी को आज अजीब लग सकता है कि मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, ये तो गोवर्धन पूजा में लगा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जैसा कि गौरांग
स्वामी जी हमारे सामने बता रहे थे, अद्भुत है अपना देश सचमुच में, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हमारा। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है, भगवान कृष्ण को ही 5000 साल से ज्यादा हो गए। और हमारी ये परंपरा देखिए कितना हमारे ऋषियों ने सोच समझ के बनाई होगी। गोवर्धन पूजा, अगर कोई भारतीय संस्कृति के बारे में मुझसे पूछे इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है, तो हमेशा कहता हूं और बार बार दोहराता हूं, एक ही चेतना हम सब में है, एक ही चेतना, जिसको सामान्य शब्दों में तुलसी बाबा ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। सारे जगत में बस वही है, एक ही चेतना। और इसलिए आप देखिए अलग अलग शब्दों में हमने उसको अभिव्यक्त किया। जैसे कहा गया कि आत्मवत सर्वभूतेषु, जब एक ही चेतना है तो मुझ में और तुम में कौन छोटा है कौन बड़ा है, भेद कौन सा है, सब अपनी तरह ही है। और इसलिए शायद कहा गया जियो और जीने दो। लेकिन जब जियो और जीने दो की बात कहते हैं तो हम केवल मनुष्य मात्र की नहीं कहते। आप देखिए जब मैं गहराई में जाता हूं, आप भी गहराई में जाएंगे तो अनंत आनंद में डूब जाएंगे। मनुष्य मात्र को तो अपना मानो ही। और इसलिए शायद भारत ने कहा वसुदैव कुटुंबकम, सारी वसुधा एक परिवार है, सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ वाले तो आज कह रहे हैं, आज अलग अलग गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन भारत ने तो हजारों साल पहले कह दिया, अयम निजम परा बेत्ति गणना लघु चेत सामुदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, हजारों साल पहले कह दिया। और उसके बाद केवल मनुष्य मात्र के बारे में नहीं कहा, प्राणियों में सद्भावना हो, यह मंत्र आज नहीं, हजारों साल से बच्चा बच्चा गाता है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम केवल अपने कल्याण की बात नहीं करते, विश्व का कल्याण हो। और उसके आगे फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और लेकिन मनुष्य अकेले के बारे में नहीं कहा, पशुओं में भी उसी चेतना को देखा। और ये आज हम जब गौरांग प्रभुदास जी को सुन रहे थे तो उन्होंने आंकड़ों के साथ जो दृश्य उपस्थित किया है उसका समाधान क्या है, उसका समाधान हमारे ऋषियों ने बहुत वर्षों पहले बता दिया। ये गाय की पूजा, आज किसी कुछ लोग हो सकता है तर्क और कुतर्क करें, लेकिन हमने पशुओं को भी आत्मभाव से देखा। और इसलिए आप देखिए गौ की पूजा तो हम करते ही हैं, 33 करोड़ देवता का वास है ये मानते हैं, लेकिन केवल गोक वंश की पूजा नहीं, जितने भी देवता हुए आप देखिए, जो अवतार हमारे हुए 10 अवतार, उनमें से 3 तो हुए पशुओं के रूप में ही, 12 है मत्स्य कूर्म, और 4था हुआ नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य का और आधा पशु का। और केवल इतना ही नहीं, अगर हमारे किसी भी देवता की पूजा आप करो, कोई भी आपका इष्ट हो, और आप पुकारोगे तो वो किसी ना किसी वाहन पर बैठ के आएगा। और वाहन मोटर गाड़ी नहीं होंगी, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ के आएंगे, दुर्गा मैया सिंह की सवारी करेगी, गणेश जी को पुकारेंगे तो मूसक पे विराजमान होके आएंगे, लक्ष्मी जी की अभी पूजा की है वो उलूक की सवारी करती हुई आती है, तो सरस्वती मैया हंस वाहनी है, तो भोला शंकर औघड़दानी फक्कड़ बाबा नंदी पे विराजते हैं। अलग अलग आप वाहन देखिए, इसका अर्थ क्या, तात्पर्य क्या है, इनको भी आत्मभाव से देख के इनमें भी एक ही चेतना मानी, ये इसका संकेत है। और केवल इतना ही नहीं, पेड़ों की पूजा हमारे यहां आज नहीं हजारों साल से, बट का वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, केले के पत्ते हो, नारियल हो। अब हर मंगल के काम में नारियल का उपयोग क्यों? इसलिए कि उसको भी हमने आत्मभाव से देखा। और आज नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ, दुनिया के बाकी विद्वान तो आज चिंतित है। भारत ने हजारों साल पहले कह दिया प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण मत करो, दोहन करो। हम सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पेड़ कितने जरूरी है हमारे लिए। कन्हैया भी जानते थे कि गोवर्धन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, तू जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए इंद्र को काहे को पूछता है, चल गोवर्धन को पूछ। अगर गोवर्धन नहीं होगा तो औषधियां नहीं मिलेगी।
अगर गोवर्धन नहीं होगा तो गौओं को चारा नहीं मिलेगा, गोवर्धन नहीं होगा तो कंद और मूल फल नहीं होंगे। इसलिए इनको आत्मभाव से देख के इनके महत्व को रेखांकित करने के लिए कहा। इसलिए पेड़ों की पूजा, प्रकृति की पूजा, ये तब से, आज से नहीं, ये तब से हमारे भाव में है। और इसलिए भारत ने कहा, ध्यान रखना ये मनुष्य, ये धरती अकेले तेरे लिए नहीं है, इन सब के लिए भी है। अब आज जब देखा, एक जमाने में उठे कई लोग और शेरों का शिकार वीरता का प्रतीक माना जाने लगा, इतने शेर मारे। अब शेर खत्म हो गए तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनाया, वाइल्ड लाइफ बचाना है, चीता लाओ, शेर लाओ, तेंदुआ लाओ, सब वो क्या गिद्ध खत्म हो रहे हैं, उनको बचाओ। क्योंकि असंतुलन अगर होगा तो मनुष्य भी कहां टिकेगा, आप बताओ। अब जब असंतुलन होता है, पर्याप्त संख्या में शेर थे तो जो हमारे हर्बीवोर थे उनको भी वो बराबर करते रहते थे, आपस में चलता रहता था। तो शेर खत्म कर दिए तो पता चला कि रोजड़े कूद रहे मैदानों में। अब किसान कह रहा हमारी फसल बर्बाद हो रही है। अब ये सारी चीजें होती है प्राकृतिक असंतुलन के कारण। इसलिए पशु भी जरूरी है, पक्षी भी जरूरी है, पेड़ पौधे कितने जरूरी है। अभी स्वामी जी बता रहे थे, वो नहीं रहेगा, नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व कहां रहेगा, कोई ये तो बता दे। इसलिए भारत ने जो जीवन शैली की बात की वो बहुत सोच विचार कर की। प्रकृति का दोहन करो, शोषण मत करो। और दोहन और शोषण में अंतर है। अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में समझाऊं तो आम के पेड़ में आम के फल लगे, पक जाए तोड़ के खा लो, इसको कहेंगे दोहन। और कुल्हाड़ी लेके आम के पेड़ को ही काट डालो तो इसको कहेंगे शोषण। इंसान भौतिक प्रगति की चकाचौंध में इतना अंधा हो गया कि उसने पेड़ काटनी शुरू कर दिया। धरती को, पेट को फाड़ फाड़ के सोना निकालो रे, हीरा निकालो रे, कोयला निकालो रे, पानी निकालो रे। अब हम यही मध्य प्रदेश में देखकर 3-3 फसल ले रहे, तीसरी मूंग की, गर्मी में निकालो पानी, उली चो सब। अब कहां कहां पानी बचेगा बताओ। अभी स्वामी जी कह रहे थे पानी की स्थिति क्या है। और इसलिए भारत ने सबकी पूजा की बात की। हमने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जीव जंतु, नदियां हमारे यहां जलवाहिकाएं नहीं मानी गई। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनातमान, ये पवित्र माताएं हैं हमारी। इसलिए मां मान के पूजा, क्योंकि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। सूर्य देवताभ्याम नमः, नवग्रह की पूजा, हर जगह उसी चेतना को मानने वाला भारत। और आज मैं फिर कहता हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शांति के शाश्वत पथ पर अगर कोई ले जा सकता है तो भारत का ये दर्शन ले जा सकता है कि प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो, और नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए आंकड़ों सहित स्वामी जी ने बता दिया कि कैसा संकट सामने आने वाला है। 2050 तक आबादी 1000 करोड़, कहां से पानी पिएगी, कहां से खाएगी, कहां रहेगी, कितनों को पट्टा दोगे। और इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा। ये कर्मकांड नहीं है मेरी गोवर्धन पूजा कि मुख्यमंत्री को एक कार्यक्रम करना था, सरकार को तो एक कार्यक्रम कर लिया। मेरे प्रिय मित्रों, बहनों और भाइयों, प्रदेशवासियों, ये गंभीर चिंतन के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया है। और केवल मैं चिंता प्रकट नहीं करूंगा, हम केवल समस्या की बात नहीं करेंगे, हम समस्या का समाधान भी ढूंढेंगे। क्योंकि इस धरती को हमको सुरक्षित बचाए रखना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ना है, नहीं तो आगे बचेगा क्या कोई। ये तो सोच लो, क्या हम इतने स्वार्थी होंगे क्या आने वाली पीढ़ियों की चिंता ना करें, उनका भविष्य क्या होगा इसकी चिंता ना करें। और आज नहीं, हमारे ऋषियों ने, संतों ने, महात्मा गांधी जी ने कितनी चिंता व्यक्त की थी। उनका धरती के पास दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता के पूर्ति के लिए देने के लिए है सब कुछ, लेकिन अगर तुम लोभ में अंधे हो गए तो फिर ये धरती कम पड़ेगी, प्रकृति के ये साधन कम पड़ेंगे। आज नहीं, बहुत पहले कहा। आज मेरे मन में ये विचार आया कि सरकार भी और समाज भी मिलकर कुछ क्यों ना करे।
कुछ कदम हमने उठाए, कुछ कदम और उठाए जाएं। और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मैं इसलिए उनका अभिनंदन नहीं कर रहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं केवल, या मैं उसी पार्टी से आता हूं जिससे वो प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी। मैं इसलिए अभिनंदन करता हूं कि एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने मिशन लाइफ की बात की। मिशन लाइफ का एक कॉन्सेप्ट धरती के सामने, दुनिया के सामने रखा, मिशन लाइफ। अभी 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस की उपस्थिति में समूचे विश्व को समर्पित करते हुए लाइफ फॉर एनवायरमेंट प्रारंभ किया है, मिशन लाइफ। अब ये मिशन लाइफ हम सफल करेंगे तो धरती पर लाइफ बचेगी, नहीं तो एक दिन वो आएगा कि लाइफ बचेगी ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। और इसलिए उन्हें एक नहीं, अनेकों लक्ष्य हमारे सामने रखे। उनके लक्ष्य हम सब लोगों ने सुने हैं। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश ने अपने आप को समर्पित करने का काम किया है। एक नहीं, कई लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने साथ में रखे। अभी कार्बन गैसों के उत्सर्जन की बात स्वामी जी ने विस्तार के साथ बताई। अगर ये उत्सर्जन ऐसे ही होता रहा तो धरती का क्या होगा हम सोच सकते हैं। इसलिए मित्रों, अगर इस धरती को बचाना है तो हमको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली। और उसके लिए 3 चीजें जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने भी किया। नंबर 1, व्यक्तिगत जीवन शैली में परिवर्तन। हम दुनिया की बात करें, दुनिया की आलोचना करें, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? क्या हम अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं? और उसी के प्रयास है हमारे। और कुछ ना करो, अरे जन्मदिन के दिन तो एक पेड़ लगा दो, कम से कम उतनी ऑक्सीजन का इंतजाम तो कर लो जितनी जरूरत तुम्हें। शादी की वर्षगांठ पे पेड़ लगा दो, बेटा बेटी के जन्मदिन पे पेड़ लगवा दो। और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं पानी की बोतलें, आजकल 2 घूंट पिया और बोतल फेंक दी, कितना पानी बर्बाद होता है। ये तो मिनरल वाटर कहते हैं। आजकल गांव-गांव में कहीं भी जाओ, गिलास में पानी आते ही नहीं, लोग फटाक से बोतल सामने रख देते, लीजिए पानी। गिलास धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है बेचारा, और 2 घूंट पी और बोतल फेंक दी। अब कितना साफ पानी, मीठा पानी जिसकी बात कर रहे थे स्वामी जी, वो हम बर्बाद कर रहे हैं। क्या हम अपनी जीवन शैली में ये परिवर्तन नहीं ला सकते कि हम जितना जरूरी पानी उतने पी के बाकी पानी सुरक्षित रखेंगे? कई बार गिलास लिया और 2 घूंट पानी पिया और फेंक दिया हमने। क्या हम ये तय नहीं कर सकते कि गिलास का पानी उतना ही लेंगे, नहीं तो आधा गिलास लो ना जी, जरूरत क्या है, क्या तो मुझे आधा गिलास पानी चाहिए। ये कितनी छोटी बात, आसानी से हम कर सकते हैं। पूरा गिलास काय को हम खराब करें? इसी को कहते हैं जीवन शैली में परिवर्तन। हम छोटे छोटे परिवर्तन अपनी जीवन शैली में ला सकते हैं। हम बिजली की, मैं आप सबसे कह रहा हूं, जो पूरे मध्य प्रदेश पहुंचे सुन रहा हूं, उनसे कह रहा हूं, बिजली बनाने में, कोयले से बिजली बनाने में कितना कार्बन गैसों का उत्सर्जन होता है, प्रदूषण कितना। सिंगरौली में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फटाके फोड़ो ही मत, क्योंकि वहां बिजली बनती है। अलग अलग शहरों में, ग्वालियर में, कटनी में इतने कारखाने बाकी चलते हैं, उनका बिल्कुल फटाके नहीं फूटेंगे। अब कलेक्टर डंडा लेके घूम रहे, फटाके मत फोड़ो, फटाके मत फोड़ो, जिनको फोड़ना वो फोड़ ही रहे, कितनों को बंद करें हम। लेकिन केवल फटाका कारण थोड़ी है, अकेले फटाके से काम थोड़ी चलेगा। फटाका तो दिवाली के दिन फूटता है, बाकी चीजें हम कितनी करते हैं। और इसलिए जीवन शैली में परिवर्तन में बिजली भी आती है। आप सब सोचे, मैं आपसे कहता हूं, जितनी जरूरत है उतनी बिजली जलाओ भैया। पता चला कि जितने स्विच है सब के सब ऑन कर दिए, खटका पूरे खोल दो, अपना क्या जाता है, कम पैसा में तो मिल ही रही बिजली, तो जलाओ खूब बिजली। अरे ये बिजली जलाने में आपने कभी सोचा कितना? सरकार का अगर आप देखो तो 24,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने पे हम देते हैं। ये हरदीप डंग दूसरी बिजली बना रहे हैं, ग्रीन बिजली, सोलर का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उस मंत्रालय में है। लेकिन 24,000 करोड़ रुपया सब्सिडी दे रहे हैं सरकार के खजाने से, आपका पैसा बिजली में लगा रहे हैं हम। अगर हर एक व्यक्ति सोच ले कि जितनी जरूरत है उतनी ही बिजली जलाएंगे, तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों बेटा बेटियों, हम
लगभग 4,000 करोड़ रुपए की बिजली आसानी से बचा सकते हैं। तो सरकार का तो बजट का पैसा बचेगा, और स्वामी जी ने जो हमको कहा कार्बन गैसों का उत्सर्जन बचेगा, कम होगा तो पर्यावरण बचेगा। जरा गंभीरता से सोच के तो देख लो। नहीं अपने बाप का क्या जाता है, जलने दो यार, दिन में ही जल रही स्ट्रीट लाइट, पता चला रात में तो कम, दिन में ज्यादा जल गई। अब इसमें कितना नुकसान होता है, कभी हमने कल्पना की है क्या? और इसलिए अलग अलग तरह की कई चीजें ऊर्जा संरक्षण के लिए है। बल्ब कौन सा लगाएं जिससे बिजली कम लगे, हम कौन सी मोटर लगाएं जिसमें बिजली कम लगे। जीवन शैली में परिवर्तन करके ये काम हो सकते हैं। तो एक जीवन शैली में परिवर्तन का काम, दूसरा हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का उपयोग। अब ये गोवर्धन पूजा उसी तरफ तो संकेत करती है कि तुम कर क्या रहे हो, प्रकृति का नाश किए जा रहे हो, इसको बचा लो, क्यों जंगल कटे। अब हमने ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट को अभी आपने सुना मध्य प्रदेश में हम उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कोशिश। और तीसरा जितने पर्यावरण प्रेमी बैठे, मैं आज सबको अपील और आह्वान कर रहा हूं, मेरे मित्रों केवल एक दिन गोवर्धन पूजा करने से काम नहीं चलेगा। तीसरा पर्यावरण हितैषी विचार उनको साझा करना है। तो हमारे पर्यावरण मंत्रालय या अंकुर जो हमने पोर्टल बनाया भेजिए, और कौन कौन से काम करना चाहिए। छोटे छोटे काम करके हम बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबके विचार भी आमंत्रित करता हूं, क्योंकि आप पर्यावरण प्रेमी हैं, आप पर्यावरण बचाने वाले हैं। आप ऐसे ही भाषण सुनने नहीं आए, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और इसलिए आओ कहीं से तो हम शुरुआत करें। शुरुआत हमने कर दी है, मध्य प्रदेश ने की है प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ को सफल बनाने के लिए। और आज एक जो मैंने बताया कुछ चीजें, 3 चीजें ये, लेकिन मैं दूसरी बात भी कर रहा हूं। पर्यावरण को बचाना हमारी अनिवार्यता है, हम जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ विकास, लोगों की रोजी रोटी, वो भी जरूरत है। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, हमको संतुलन पैदा करने का प्रयास करना पड़ेगा। हमको बिजली भी चाहिए। आज अगर कोई ये सोचे कि बिना बिजली के काम चल जाएगा, तो बिजली के लिए हम लोग थर्मल के मुकाबले हम कैसे सूरज की बिजली बनाए उस पर जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक पावर प्लांट हमने रीवा में लगाया 750 मेगावाट का। एक पावर प्लांट हम ओमकारेश्वर बांध में सोलर पैनल बिछा रहे हैं, बांध के पानी में पैनल बिछा रहे हैं, ताकि धरती भी बचे और पानी भी बच जाए, भाप बन के कम उड़े, और हम सोलर पैनल लगा के भी बिजली बना लें। तो सूरज की बिजली ये कई जगह बन रही है। शाजापुर में हम बना रहे हैं, नीमच में हम बना रहे हैं, मुरैना में बनाने वाले, छतरपुर में बनाने वाले, वो कोशिश भी सरकार करने वाली है। तो वो कोशिश भी हम करते रहे लगातार, ताकि हम ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी का प्रयोग करके अपनी धरती को और पर्यावरण को सुरक्षित बचाने का काम कर पाए। ऐसे एक नहीं, अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन एक काम और जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो काम है गोवंश का सही उपयोग हमको करना होगा। मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में हमने गोवंश के संरक्षण के लिए अनेकों प्रयास प्रारंभ किए हैं, उसमें लेकिन आपका सहयोग चाहिए। लेकिन इसके पहले मैं ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग की जो बात आज हुई है, मैं विभाग को बधाई देता हूं। अरे हमारे शहर हमारे हैं, क्या हम उनको बंजर बना देंगे? क्या हरित आवरण पूरी तरह से समाप्त कर देंगे? लगातार मैं पेड़ लगा रहा हूं, कई लोग पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन हर एक शहर को यह अभियान हाथ में लेना पड़ेगा कि हमारा शहर ग्रीन रहेगा, हरा भरा रहेगा, और हम निरंतर पेड़ लगाएंगे। और इसलिए ग्रीन सिटी इंडेक्स में सिटी पार्क प्रबंधन तो है ही, शहरी वन क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास भी है, वायु की गुणवत्ता का सुधार का काम भी है, नवकरणीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का उपयोग भी है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को भी हमको बढ़ाना है, सीएनजी आधारित वाहन हम बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की संख्या और सीएनजी स्टेशन की संख्या, ये ग्रीन सिटी इंडेक्स की रैंकिंग के लिए हम करेंगे। और अभी 16 शहरों में मध्य प्रदेश ये कर रहा है, लेकिन अगले चरण में मैं ये निर्देश भी दे रहा हूं कि नगर पालिकाओं में भी ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी कि कौन क्या शहर ग्रीन है, और उसको पुरस्कृत करने का काम करेंगे। भाई अच्छी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा हो जाए ना, कौन सा शहर बेहतर
करता है। देखिए, स्वच्छता में मध्य प्रदेश ने, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, मध्य प्रदेश की जनता उठ के खड़ी हो गई और मुझे कहते हुए गर्व है, स्वच्छता में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बन गया हिंदुस्तान में। केवल इंदौर नहीं, इंदौर तो है ही, भोपाल भी स्वच्छतम राजधानी है, और काम करने की जरूरत, ये बात अलग है, लेकिन हम नंबर 1 आ गए। तो ग्रीन सिटी इंडेक्स में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 आए, इसका प्रयास हम करेंगे, सरकार और समाज मिलकर। और मैं कह रहा हूं तो अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे आप भी कहो ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? हम सबको करना पड़ेगा। वहां वो देख रहा हूं सामने स्क्रीन पे कितनी बड़ी संख्या में साथी बैठे हैं, मैं उनको भी अपील कर रहा हूं, सबको मिलकर करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश एक नई राह पर चलेगा, मध्य प्रदेश एक नई राह पर चलेगा। दूसरी समस्या आती है आज गोवंश की। आज के दिन हम गौ माता की पूजा भी करते हैं, सजाते हैं, रोटी खिलाते हैं, पूड़ी खीर खिलाते हैं, लेकिन एक जमाना था तब जब खेती के लिए हम बैलों पर निर्भर थे। धीरे धीरे ट्रैक्टर आ गए, मैकेनाइजेशन हो गया, हार्वेस्टर आ गए, बैल का काम कम होने लगा, बैल बोझ लगने लगे। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, हर जगह मैं जाता हूं, जाओ गौशाला बनाओ, गौशाला बनाओ, गौशाला बनाओ। अच्छा, ईमानदारी से सोचो, पूरे प्रदेश वाले सोचो, तुमने तो उठाया लठ और दिया बैल में, और गाय ने दूध नहीं दिया तो एक मारा गाय में, और कहा जा गौ माता। अब गौ माता सड़कों पे घूम रही है, और मुख्यमंत्री जहां जाए गौशाला बनाओ। आप बताओ, हम कृतज्ञ हैं कि नहीं? जब हमें जरूरत थी हम उपयोग करते रहे, और अब लठ दे के हमने सड़कों पे निकाल दिया। मैं सरकार की जिम्मेदारी से नहीं बच रहा मित्रों, सरकार प्रयास करेगी, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या समाज की कोई जवाबदारी नहीं है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या गौ माता केवल कहने के लिए है? मैं आज अपील करना चाहता हूं संपूर्ण समाज से कि आइए, सरकार भी साथ खड़ी हो और हम भी साथ मिलके गाय का उपयोग कितना है ये तो सोचें, गोवंश का उपयोग कितना है ये तो सोचें। मध्य प्रदेश में लगभग 1,87 लाख से ज्यादा गोवंश है, और उनमें से कई आज सड़क पे है, ये बात सही है, और सड़क पे है तो उसके कारण गोवंश भी दिक्कत में है, उसके कारण व्यवस्था भी दिक्कत में है, और इसलिए हमको दूसरा काम करना पड़ेगा, हम अपने गोवंश की चिंता करें। तो एक उपाय है, हम गौशालाएं खोलें, और गौशाला मध्य प्रदेश में अभी लगभग 1,700 संचालित है, अभी 1,404 और पूरी हो गई है। आज ही मैंने समीक्षा की, और आगे हम लोग बैठ के करेंगे, और गौशालाएं हमको जो बनानी 1,800 बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सब गाय गौशाला में आ जाएगी क्या? गौशाला बहुउद्देशीय कैसे हो जाए, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जबलपुर के गंगईबीर में गोवंश वन विहार का हम प्रारंभ कर रहे हैं, सालरिया में गो अभयारण्य हमने प्रारंभ किया है। लेकिन गाय का जो गोमूत्र और गोबर है, गोवंश गई, उसका बेहतर उपयोग कैसे करें, उस दिशा में भी हमको काम करना पड़ेगा। और इसलिए गोवर्धन योजना के अंतर्गत गोबर से गैस और सीएनजी के निर्माण के लिए इंदौर में काम प्रारंभ हो गया। अभी जबलपुर में भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। जबलपुर जिले में 21 करोड़ रुपए की लागत से हमारा गोमूत्र से, गोबर से सीएनजी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू होगा। ग्वालियर में हम शुरू कर रहे हैं, गाय के गोबर से और गोमूत्र से सीएनजी प्लांट का कई औषधियां बनती है, अलग अलग इतने उपयोग है कि ढंग से गौशालाएं चलें तो गौशालाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी, पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। और गोमूत्र औषधि का काम करता, आप सब जानते हैं, उसके विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा। तो गौशालाओं को हम कैसे बहु उपयोगी बनाए, सरकार अपनी तरफ से हर पंचायत में धीरे धीरे गौशाला खोलने का प्रयास करेगी, नंबर 1। नंबर 2, हम कोशिश ये करेंगे कि हम चारागाह भी विकसित करने का प्रयास करें। आसान नहीं है, जनसंख्या का दबाव है, लेकिन हम करेंगे। और तीसरी चीज, हर एक शहर में और हर एक पंचायत में अब हम ये फैसला कर रहे हैं कि शहरों में तो कई जगह है जहां ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए हम पेड़ लगा, तो कई बार मैंने कह दिया पेड़ लगाओ, पेड़ कहां लगाओ? तो हर एक शहर को यह तय करना पड़ेगा कि जन्मदिन पे, माता पिता की स्मृति में, शादी की वर्षगांठ में अगर पेड़ लगाना तो ये स्थान सुरक्षित है, वहां पेड़ों की सुरक्षा भी होगी। वैसे ही हर पंचायत में भी हम तय करेंगे कि जब जन्मदिन पर या बाकी अवसरों पर पेड़ लगाना हो तो एक स्थान सुरक्षित हो
जहां वो पेड़ लगाएंगे और पंचायत उसकी सुरक्षा करेगी। बोलिए सब इससे सहमत है कि नहीं? जो सामने मुझे सुन रहे हैं अलग अलग दूर दूर बैठे, वो भी सहमत है कि नहीं? सब सहमत है। तो इस अभियान को हम प्रारंभ करेंगे ताकि हम पेड़ भी लगा सकें, गोवंश के लिए स्थान भी सुरक्षित हम रख पाए, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज है जो मैं आह्वान करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी जिस पर बहुत जोर दे रहे हैं, वो है प्राकृतिक खेती। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, केमिकल और फर्टिलाइजर के कारण ये दो चीजें अलग अलग कर लेना। कोई ये मत समझना कि हम खाद की व्यवस्था नहीं करेंगे या कीटनाशक की नहीं करेंगे, सरकार पूरी शिद्दत के साथ करेगी, कमी नहीं आने देगी। लेकिन इसके कारण जमीनों की जो दुर्दशा हो रही है उसके बारे में भी हम सोचें। हमारी जमीन बंजर धीरे धीरे होती जा रही है और इसलिए एक उपाय है कि धीरे धीरे हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, जिसमें अलग अलग जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत, उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, उसका उपयोग करो, ये भी मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में 59,000 से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हुए जो आज मुझसे जुड़े हुए हैं, उनमें से एक किसान मैं भी हूं। मैंने भी तय किया है कि 5 एकड़ में हम प्राकृतिक खेती करेंगे। वैसे ही सारे किसानों से मैं अपील करना चाहता हूं, पूरी जमीन में ना करें एक साथ, लेकिन आपके पास 10 एकड़ है तो आप 1 एकड़ में करो, 5 एकड़ है तो आधा एकड़ में करो, कहीं से तो हम शुरुआत करें। ये केमिकल फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड है, ये हमारे खाद्य पदार्थों को जहरीला बना रहे हैं और कई बार ये लगता है कि धीरे धीरे वो जहर हमारे शरीर में कई बीमारियां पैदा कर रहा है। और कई राज्य तो ऐसे जहां ट्रेनें चलती, कैंसर एक्सप्रेस, कितनी बीमारियां बढ़ रही है। हम आगे कब सोचेंगे इसके बारे में? अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कई नई बीमारियां हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा संकट बनेगी, जो आज भी बन रही है। इसलिए प्राकृतिक खेती एक उपाय है, वो भी मध्य प्रदेश पूरी शिद्दत के साथ प्रारंभ करेगा। और इसलिए आज सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, मिशन लाइफ, उसको सफल बनाने का। एक बात और कहना चाहता हूं, हम जीएसडीपी की बात बहुत करते हैं, जीडीपी की बात बहुत करते हैं, लेकिन जीडीपी हमारी अधूरी है ग्रास एनवायरमेंट प्रोडक्ट के बिना। तो मध्य प्रदेश अपनी जीडीपी की गणना करेगा तो उसमें ग्रास एनवायरमेंट प्रोडक्ट को भी जोड़ने का काम करेगा। हमारे कितने जंगल है, हमारे कितने पेड़ हैं, हमारी कितनी प्राकृतिक संपदा है, उसको तो गिनो। वो अगर नहीं रहेगी तो काहे की जीडीपी। और इसलिए ऐसी जीडीपी जो केवल प्रकृति का शोषण करे, वो विश्व के कल्याण के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसलिए आर्थिक निर्णयों से कितना प्रकृति को नुकसान हो रहा है, कितना क्षरण हो रहा है। समय की मांग है कि हम इसको भी देखें। अगर ये हम नहीं देखेंगे तो धरती माता को सुरक्षित हम नहीं रख पाएंगे। और इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रीन इनिशिएटिव्स की शुरुआत की है, जिसमें हम प्रत्येक जिले के प्राकृतिक संसाधन, जंगल और जैव विविधता को भी जीडीपी की गणना में शामिल करने का काम करेंगे। और ग्रीन जीडीपी की जो अवधारणा है, उस पर मध्य प्रदेश काम करने का पूरी गंभीरता से प्रयास करेगा। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सब पर्यावरण प्रेमी हैं, आप प्रकृति से प्यार करते हैं, इसलिए आज आप हमसे जुड़े हुए हैं। और गोवर्धन पूजा मतलब प्रकृति की पूजा है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रकटीकरण है। तो आइए एक बार फिर जो काम हम सब अलग अलग कर रहे हैं, वो सब मिलके इकट्ठा करके प्रधानमंत्री ने जिस मिशन लाइफ की बात की है, उस मिशन लाइफ को सफल बनाएं। आइए हम में से हरेक अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाने का संकल्प लें। आप सब तैयार हैं ना? अरे सब तैयार हैं तो बोलिए भारत माता की। जो मुझे अलग अलग जगह सुन रहे हैं, उनके भी दोनों हाथ ऊपर उठे, दोनों मुट्ठी बंधे और मेरे साथ वो भी संकल्प लें पूरे प्रदेश में कि हम जन्मदिन के अवसर पर या परिवार में कोई भी प्रसन्नता और आनंद का अवसर होगा तो हम पेड़ लगाएंगे। वो देखिए सामने स्क्रीन पर भी सारे पर्यावरण प्रेमी हाथ उठा रहे हैं। उठाइए दोनों हाथ, संकल्प लीजिए,
हम पेड़ लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, ये भारत माता की जय बोलते हुए हम संकल्प लेंगे। दूसरा संकल्प हम लेंगे, हम बिजली बचाएंगे ताकि हम पर्यावरण को भी बचाने का काम कर सकें। सब तैयार हैं? सामने स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं वो भी तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ और बांधिए दोनों मुट्ठी। और बिजली बचाने के लिए भी अनावश्यक बिजली का हम खर्चा नहीं करेंगे, हम बिजली की ऊर्जा की बचत करेंगे। बोलिए भारत माता की। ये ऊर्जा बचत के लिए हमारा संकल्प। तीसरी बात मैंने फिर कही थी, फिर दोहरा रहा हूं। स्वामी जी कह रहे थे कितना पानी केवल बचा है पीने के लिए। हम पानी बचाएंगे। हम गिलास, अगर आधा पानी की आधे गिलास की जरूरत है तो आधा गिलास पिएंगे। अगर बोतल बंद पानी की जरूरत है तो पूरे पानी को बेकार नहीं जाने देंगे। जो बचा हुआ पानी है उसको सुरक्षित बचा के उसको भी पी के पूरे पानी का उपयोग करेंगे। तो पानी बचाएंगे। सामने वाले भी बोलो बचाएंगे। स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं वो भी बचाएंगे। तो बोलिए भारत माता की। लकड़ी की जगह अगर जरूरत हुई तो गोकास्ट का इस्तेमाल करेंगे। तैयार हैं? तो इस पे भी बोले भारत माता की। जो किसान प्राकृतिक खेती के लिए जुड़े हैं उनसे पूरी जमीन के लिए नहीं कर रहा, जमीन का एक हिस्से में प्राकृतिक खेती करेंगे। तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। जो सक्षम हैं वो गोग्रास के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा देंगे। केवल मामा से नहीं करेंगे कि तू ही गौए पाल, अपना भी कुछ ना कुछ लगाएंगे। बोले तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। मैं सरकार की तरफ से और एक और अगर किसान भाइयों बहनों से कि फसलों में पराली नहीं जलाएंगे ताकि गाय को भी भूसा मिल जाए और धरती के जीव जंतु भी सुरक्षित रहें। तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। और मध्य प्रदेश सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी पर्यावरण को संरक्षित करने की। एक दिन हमने समाचार पढ़ा कि सिद्धा पहाड़ को ही खोदने की तैयारी हो रही है। 1984-85 में कहीं वहां खनन का पट्टा दे दिया गया, हमने उसको निरस्त कर दिया। ऐसे सारे स्थानों पर कोई गतिविधि होगी तो उसको भी सरकार गंभीरता के साथ लेगी। और हम अपनी प्राकृतिक जो धरोहर है उनके साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर को भी सुरक्षित रखेंगे ताकि पर्यावरण बच सके। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये गोवर्धन पूजा कर्मकांड नहीं है, प्रकृति के संरक्षण का अभियान है, पर्यावरण बचाने का अभियान है। आइए इसको बचाने के लिए सरकार और समाज दोनों साथ आए और प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ को धरती पर उतार कर धरती बचाने में अपना योगदान दे। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। आज दिवाली के ही दिन माना जाता, दूसरा दिन है क्योंकि कल तो ग्रहण था। इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में इस अभियान से आप जुड़े, इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आइए हम मिलके धरती बचाने का एक नया अभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। भारत माता की, गोवर्धन मैया की और मध्य प्रदेश की जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत जीवन शैली में परिवर्तन, स्थानीय पर्यावरण मित्र संस्कृति परंपराओं के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण पर माननीय प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ को रेखांकित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी के प्रति विनम्र आभार व्यक्त करने के लिए माननीय उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद डॉक्टर जितेंद्र दामदार जी से विनम्र आग्रह है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम यद्यदाचरति श्रेष्ठान तत्तदेवितरो जनः सयत् प्रमाण गुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सबसे पहले प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब हृदय की गहराई से आपको आभार व्यक्त करते हैं। हमारा प्रदेश ये गांव का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है। गांव के अंदर, किसानों के अंदर जागरूकता निर्माण करने के लिए आज ये गोवर्धन पूजन का एक नया उपक्रम प्रारंभ करके आपने प्रदेश को एक ऐसी दिशा दी जो अनंत काल तक इस प्रदेश के हित के लिए लाभदायी सिद्ध होगी। हम हृदय की गहराई से स्वामी जी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने अत्यंत महत्वपूर्ण दिन में यहाँ पधार करके हम सबके ऊपर कृपा किया, हमारा मार्गदर्शन किया। मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण,
आप सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि जहां आप अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों के बीच में रहकर अपना कार्य करते आज हमारे बीच पधार कर और हम सबको अनुग्रहित किया। सबसे अधिक धन्यवाद हम भाभी जी के प्रति, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति के प्रति व्यक्त करना चाहते हैं कि आपके कारण भाई साहब को यह प्रेरणा मिलती रहती है। आदरणीय हितानंद जी भाई साहब और यहाँ उपस्थित हमारे सभी भोपाल के साथीगण, सम्मानीय मातृशक्ति, हमारे मीडिया के साथी और शासकीय विभागों के समस्त अधिकारीगण, आप सबके प्रति हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जितेंद्र जामदार जी, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद। देवी सज्जनों, आप सभी का भी विनम्र आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधारे, विशिष्ट अतिथि आदरणीय गौरांग दास प्रभु जी यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद।